गुड मॉर्निंग। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं या हम इस समय देख रहे हैं हैबलर का अवसर लागत सिद्धांत। हमने इसका परिचय देखा, इसकी जो भी मान्यताएं थी अर्थात यहाँ 2 मान्यताओं में हमने देखा यह 2x2x2 मॉडल है। अर्थात हैबलर 2 देश, 2 वस्तुएं और 2 उत्पादन के साधनों की चर्चा करता है। हमने अवसर लागत वक्र की डेफिनेशन देखी। अवसर लागत वक्र बताता है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके जो विभिन्न पैमाने के प्रतिफल आपने फर्स्ट ईयर में देखा था, तो पैमाने के जो विभिन्न प्रतिफल हैं उस स्थिति में अवसर लागत वक्र का ढाल क्या होता है या इसके कितने प्रकार, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं या क्या क्या इसके रूप हो सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति में। पैमाने के स्थिर प्रतिफल आप जानते हैं कि उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, यदि उसी अनुपात में उत्पादन मात्रा भी बढ़ती है तो उसे पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहा जाता है। ये डायग्राम देखेंगे आप, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो P1 PP1 का डिफरेंस है और P1 P2 का डिफरेंस है वो सेम है। अर्थात R S जो पॉइंट है उनके बीच, R और S पॉइंट के बीच में जितने डिस्टेंस है उतनी ही S और T के बीच में डिस्टेंस है। तो उपयुक्त रेखा चित्र में अवसर लागत वक्र एक सीधी रेखा है और इसके हर बिंदु पर MRT XY समान रहता है। अर्थात रूपांतरण की जो सीमांत दर होती है वो सेम होती है। रूपांतरण की सीमांत दर का सूत्र आप जानते ही हैं, नेगेटिव डेल y अपॉन डेल x। अर्थात यहाँ पर PP1 अपॉन QQ1 बराबर P1 P2 अपॉन Q1 Q2। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन समान अवसर लागत के अंतर्गत होता है। अर्थात ये क्या कह रहा है कि उत्पादन के जो सभी क्षेत्र हैं, मान लो X वस्तु का जो क्षेत्र है या Y वस्तु का जो क्षेत्र है, दोनों जो सभी उत्पादन के क्षेत्र है वहाँ उत्पादन के सारे साधन समान कार्यकुशलता रखते हैं, क्योंकि जब भी तो उनकी अवसर लागत समान आ रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हैं कि जो उत्पादन के जो प्रत्येक साधन होते हैं उनकी सेम एफिशिएंसी नहीं हो सकती। इसलिए जो अवसर लागत वक्र नीचे की झुकती हुई सीधी रेखा होने का झुकाव नहीं है। सेकंड पॉइंट है इसमें पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति में। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का क्या तात्पर्य होता है? उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन मात्रा अगर उससे अधिक अनुपात में बढ़ती है तो उसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। अर्थात उत्पादन बढ़ाने पर अवसर लागत घटती जाती है। मतलब जो वस्तु होती है उसकी जो लागत होती है वो कम होती जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? घटती अवसर लागत भी कहा जाता है। ठीक है, उपयुक्त रेखा चित्र में अवसर लागत वक्र AB मूल बिंदु की ओर नीचे की ओर झुकता हुआ है। उत्तल वक्र है। उत्तल वक्र का क्या तात्पर्य होता है कि मूल बिंदु के उन्नतोत्तर है। इस स्थिति में रूपांतरण की सीमांत दर घटती चली जाती है। अर्थात PP1 का जो डिफरेंस है PP1 2 के डिफरेंस से अधिक है ना, क्योंकि Q1 का डिफरेंस और Q1 Q2 का डिफरेंस तो सेम है। अर्थात पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए अवसर लागत घटती जाती है। यह भी वास्तविकता के निकट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो अवसर लागत घटेगी नहीं बल्कि वो बढ़ेगी। और इसका एक निहितार्थ यह भी निकलता है कि X वस्तु का अधिक उत्पादन बढ़ रहा है Y की तुलना में, तो X वस्तु Y की तुलना में उसका महत्व कम होता चला जाता है।
थर्ड पॉइंट है इसमें पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति में। तो पैमाने के घटते प्रतिफल किसे कहते हैं? उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, यदि उत्पादन की मात्रा उससे कम अनुपात में बढ़ती है तो उसे पैमाने के घटते प्रतिफल कहा जाता है। अर्थात जो अतिरिक्त इकाई हम उत्पादित करेंगे उसके लिए अधिक उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ अवसर लागत क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसको बढ़ती अवसर लागत भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम आप देखेंगे कि इसमें ए बी जो वक्र है वो कनकेव टू ओरिजिन है, अर्थात यह अवतल वक्र है और ये मूल बिंदु के उन्नतोदर न होकर नतोदर है ना। उपयुक्त रेखा चित्र में अवसर लागत वक्र ए बी नीचे की ओर झुकता हुआ मूल बिंदु की ओर कनकेव है। इस अवस्था में इसका तात्पर्य क्या होता है कि MRTXY यहाँ बढ़ता चला जाता है, अर्थात P1 का जो डिफरेंस है P1 P2 के डिफरेंस से कम है ना। अर्थात पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति में अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए अवसर लागत बढ़ती जाती है। यह अवस्था वास्तविक है क्योंकि इस परिस्थिति में वस्तु X की उपलब्धि के साथ वस्तु Y की इकाइयों की दृष्टि से X के महत्व में कमी होती है, या इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि इसमें वस्तु का उत्पादन करने के लिए अवसर लागत बढ़ती जाती है, या प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधनों की मात्रा को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो थे पैमाने के विभिन्न प्रतिफलों की स्थिति में अवसर लागत के प्रकार। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ वो वास्तविक ताकि मतलब जो सबसे अधिक निकट है वो है पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति, अर्थात पैमाने बढ़ती अवसर लागत की स्थिति। ठीक है, तो कल हम जो हेबलर का अवसर लागत सिद्धांत है उसकी व्याख्या पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।